अनुवाद शब्द अनु जमा वाद से बना और अनु का अर्थ है पीछे या बाद में, और वाद वद धातु से बना जिसका अर्थ है कहना या बोलना। पहले से कही गई बात को मौखिक या लिखित रूप में फिर से स्रोत भाषा के स्थान पर लक्ष्य भाषा में पुनः प्रस्तुत करना, लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था के अनुरूप, लक्ष्य भाषा के ग्राहकों के अनुरूप, उनकी अपेक्षा के अनुरूप उसे पुनर्प्रस्तुत करना, उसकी नई संरचना बनाना, इस रूप में अनुवाद शब्द को लिया जाता है। जबकि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द का अर्थ है ट्रांस जमा लेशन, यानी ट्रांस का अर्थ है पार, जैसे ट्रांस यमुना, ट्रांसपेरेंट, और लेशन लैटिन भाषा की क्रिया है जिसका अर्थ है ले जाना। तो ट्रांसलेशन से अभिप्राय हुआ इस पार से उस पार ले जाने की क्रिया। अभिप्राय यह कि एक भाषा के कथ्य को, स्रोत भाषा की वस्तु को दूसरी भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा में ले जाना, यही ट्रांसलेशन है। अतः पारंपरिक रूप में प्रयुक्त होने वाले अनेक शब्दों के स्थान पर, जैसा हमने पहले कहा उल्था, टीका, तर्जुमा, रूपांतरण, भाषांतरण आदि, इनके स्थान पर आज जिस पारिभाषिक सार्थक शब्द को एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है वह अनुवाद है। एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में यथासंभव मूलवत व्यक्त करने की क्रिया। जिस मूल भाषा में बात कही जाती है यानी स्रोत भाषा में, उसे स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में अनुवाद करना होता है या किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। इसी को सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज भी कहा जाता है। इस तरह अनुवाद एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में यथासंभव समतुल्य और सममूल्य पुनर्सृजित करने की क्रिया है। आधुनिक युग संचार क्रांति का, सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। इस संदर्भ में अनुवाद की प्रासंगिकता और उपादेयता असंदिग्ध है। ज्ञान विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जिस प्रकार निरंतर प्रगति और उन्नति हो रही है, संपूर्ण विश्व अब एक ग्लोबल इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में सिकुड़ता जा रहा है। भूमंडलीकरण की अवधारणा और विश्वग्राम की संकल्पना का आधार संचार और अनुवाद को माना जा रहा है। आज जिस प्रकार ज्ञान विज्ञान का क्षितिज विस्तृत हो रहा है, वैसे ही देश विदेश के अनेक भाषा भाषी समुदायों का मिलान या उनका मिलन, उनका मिलाप, यह भी संभव होता जा रहा है। ये जो ज्ञान विज्ञान के विश्वव्यापी प्रचार प्रसार से मानव चेतना का विकास हो रहा है, नए आयामों का उद्घाटन हो रहा है, उसका श्रेय भी अनुवाद को जाता है। विश्व बंधुत्व और पारस्परिक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए भी अनुवाद को अत्यंत उपयोगी माना जा रहा है। बहुसंचार या बहुराष्ट्रीयता के इस आंदोलन और अभियान ने भाषा को भी एक प्रौद्योगिकी बना दिया है। लैंग्वेज इटसेल्फ बिकम्स ए टेक्नोलॉजी। परिणामतः अनुवाद इस प्रौद्योगिकी की रीढ़ की हड्डी बन गया है। इसमें संदेह नहीं है कि विश्व की समस्त सभ्यताओं और संस्कृतियों के विकास और उनके परस्पर आदान प्रदान में अनुवाद की भूमिका अतुल्य है, अप्रतिम है। विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों को जानने और समझने के लिए अनुवाद को माध्यम बनाए बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। भारतीय दर्शन, बौद्ध धर्म, गीता, उपनिषद, कुरान, बाइबल, पंचतंत्र और ऐसी न जाने कितनी प्राचीन ग्रंथ श्रृंखला, उन सब का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार, आदान प्रदान अनुवाद के द्वारा ही संभव हो सका। आज हम दुनिया के चिंतकों को, विचारकों को, भिन्न भिन्न देशों, राज्यों, भाषा भाषियों के प्रदेय को यदि पढ़ पाते हैं, उनका आनंद ले पाते हैं
उनसे उपकृत हो पाते हैं, तो इसका श्रेय भी अनुवाद और अनुवादकों को ही जाता है। इससे साहित्य और कला की विश्व चेतना का विकास तो होता ही है, सांस्कृतिक एकता को विकसित करने में भी इसकी भूमिका असंदिग्ध हो जाती है, उल्लेखनीय हो जाती है। वास्तव में अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु का काम करता है, एक बहुआयामी बहुदिशागामी ऐसा सेतु, ऐसा पुल जिसके ऊपर नीचे से दाएं बाएं से न जाने कितने भाषाई मार्ग खुलते हैं, आवागमन के लिए उपस्थित होते हैं, प्रशस्त होते हैं, और निर्बाध आवागमन बिना किसी बाधा, बिना किसी अवरोध के हम वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मूल्यपरक तमाम तरह के आदान प्रदान, शैक्षिक, इन सब की दिशाओं में हम संतुष्ट होते हैं और उस मार्ग को उजागर भी करते हैं। आज पूरे विश्व में अनुवाद कर्म का अभिनंदन हो रहा है। अनुवाद ने ही हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, पुराकथाएं, हमारी विरासत, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, पंचतंत्र, गीता, रामायण, महाभारत, तिरुवल्लुवर, गुरु ग्रंथ साहब, न जाने कितनी कालजयी रचनाएं और रचनाकारों तक पहुंचने में, उनके द्वारा लिखित भाषाओं की विचार सामग्री से उपकृत और लाभान्वित होने में जो भूमिका अनुवाद और अनुवादकों ने निभाई है, वह स्तुत्य है, वंदनीय है। प्राचीन काल में अनुवाद सृजनात्मक साहित्य तक ही सीमित था, परंतु आज अनुवाद हमारी जीवन व्यवहार की वस्तु बन गया है। विभिन्न राष्ट्रों की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का आदान प्रदान आज हम अनुवाद द्वारा ही संभव कर पाते हैं। विश्व के विभिन्न साहित्यों के बीच जो परस्पर आदान प्रदान होता है, वह अधिकांशतः अनुवाद के माध्यम से ही होता है। अनुवाद के माध्यम से अन्य भाषाओं के साहित्य का अध्ययन हम सहज रूप से कर पाते हैं। नई नई अभिव्यक्तियों, संवेदनाओं, विचारधाराओं, जीवनानुभूतियों और साहित्य शैलियों का परिचय वह भी अनुवाद से अनूदित रूप से ही प्राप्त होता है। हमारे जीवन के साथ साथ हमारी चिंतन शक्ति और साहित्य सर्जना को भी यह सारा जो आयात है या जो आयातित संपदा है, वह प्रभावित करती है। विश्व की बात छोड़ें, भारत जैसे बहुभाषा भाषी बहुसांस्कृतिक देश में ही देख लें, अनुवाद की उपादेयता और प्रासंगिकता पर कोई संदेह नहीं है। भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित भारतीय साहित्य के इतिहास की सार्वभौमिकता को सिद्ध करने के लिए अनुवाद का आश्रय लेना पड़ता ही है। विश्व में मानवीय ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक संवेदनाओं को बदलने में अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, कारगर है। चाहे वैचारिक आदान प्रदान की चेतना से सामाजिक वैचारिकता में परिवर्तन की बात हो, या आधुनिक नवजागरण में पश्चिम के नए ज्ञान विज्ञान से हमारे ज्ञान और चेतना को विकसित करने की चर्चा हो, हमें और पूरे विश्व को अनुवाद का सहारा लेना ही पड़ता है। अनुवाद ने ही दुनिया को हमारे दर्शन, धर्म, भक्ति, कर्म, प्रेम, नीति, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, वैद्यक शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मनोरंजन, नाटक और न जाने संस्कृत के विश्वविद्यालयी साहित्य से जोड़ने का, अनुवाद के माध्यम से उपकृत होने का काम भी किया गया है। हमारी सैकड़ों भाषाओं की साहित्य, विचार और चिंतन की समृद्ध परंपरा हमें अनुवाद के माध्यम से उपकृत करती है, परिचित कराती है। यह देश बहुभाषा भाषी देश है। किसी एक भाषा में उपलब्ध वैचारिक चिंतन, ज्ञान, साहित्य, भारतीय संस्कार, परंपराएं यदि उपलब्ध हैं, तो अनुवाद उन्हें दूसरे भाषा भाषियों तक पहुंचने में भी रचनात्मक भूमिका निभाता है। अनुवाद वास्तव में लेखकीय आत्मा के विस्तार का दूसरा नाम है। विश्व की प्रत्येक भाषा के श्रेष्ठ विचारक, लेखक, चिंतक, राजनेता, दार्शनिक, वैज्ञानिक, पत्रकार, डॉक्टर,
अध्यापक, ऐसे ही न जाने कितने चिंतक विचारक हैं, भाषा सेवी हैं, साहित्य सेवी हैं, पत्रकार हैं, टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, जो इस क्षेत्र में अद्भुत और अपूर्व कार्य कर रहे हैं। पूरा मास मीडिया आज इसी अनुवाद विधा पर आधारित है और पूरे विश्व की जानकारियां, खोजें, खबरें संसार के सभी देशों तक पहुंचाने का काम भी करता है। इसलिए इसके ज्ञान से उपजी हुई नई नई स्थापनाओं से पूरा विश्व लाभान्वित होता है, उपकृत होता है। उसे भाषाई बैरियर रोक नहीं पाते। यानी अनुवाद जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल ब्रिज है, एक बहुदिशागामी पुल है, जो बेरोक टोक, जो बिना किसी अवरोध के परस्पर वैचारिक आदान प्रदान का एक सशक्त साधन और माध्यम बनता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि अनुवाद और अनुवादक ये चाहते हैं कि उसके प्रदेश का देश विदेश की अनेक भाषाओं में अनुवाद लेखकीय संतुष्टि का एक कारण बने। भाषा, जाति, धर्म, समुदाय, राज्य या राष्ट्र, किसी की सीमा वो अनुवाद लांघ लेता है। इसलिए उसका अतिक्रमण कर या तो रचना को वह अन्य भाषाओं में भिजवाना चाहता है, या अन्य भाषा भाषी इस बैरियर को तोड़कर उसकी रचना और साधिकार निर्बाध उससे लाभान्वित होने और उपकृत होने का काम करते हैं। ये सब केवल अनुवाद से ही संभव है, अन्यथा अन्य किसी माध्यम से, विधा से संभव नहीं है। अनुवाद वास्तव में संवेदनाओं और स्पंदनों को जोड़ने वाला एक सूक्ष्म धागा है, सूत्र है। इस दुष्कर दुस्साध्य कार्य को भाषा साधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए साहित्य विशेष के संदर्भ में इसे परकाया प्रवेश की साधना कहा जाता है। परकाया प्रवेश विरले विलक्षण साधक ही कर सकते हैं, सभी के लिए यह संभव नहीं होता। और अनुवाद के विषय में यह कहते भी हैं, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीस उतारे भुई धरें तो इह घर में जाए। साधक की तरह, भक्त की तरह अनुवादक भी तमाम तरह के प्रयत्न करके इस यात्रा पर अग्रसर होता है, और जो दंभ है, जो अहंकार है, जो ईगो है, उसको त्याग कर आगे बढ़ता है। क्योंकि एक प्रकार का साधारणीकरण अनुवादक को करना पड़ता है, तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि एक मयान में एक ही तलवार रहती है। अनुवादक लेखकीय कथ्य को, वस्तु को आत्मसात कर लेता है और फिर उसे पुनर्प्रस्तुत करता है। आज कोश निर्माण की, विभिन्न अनुशासनों की, तकनीकी शब्दावली के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता बढ़ गई है। दिन प्रतिदिन ऑनलाइन कोशों को बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। मुद्रित माध्यमों में कोश, शब्दावली, प्रयोग, अनुप्रयोग, ऐसी संभावनाओं को भी देख पा रहे हैं। संपूर्ण भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों में, शिक्षा संस्थानों में हिंदी के माध्यम से सभी पाठ्यक्रम अब पढ़ाए जाने की प्रबल आवश्यकता महसूस की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस दिशा में रचनात्मक कार्य किया है। व्यवस्था का मानना है कि यदि हम अद्यतन, अधुनातन वैश्विक विकास से जुड़ना चाहते हैं, आधुनिक होना चाहते हैं, भाषा और ज्ञान की आधुनिकता को आत्मसात करना चाहते हैं, तो हमें युद्ध स्तर पर अनुवाद को अपनाना होगा। यह जो शब्दावली है, यह जो कोश है, ये अनुवाद के बहुत महत्वपूर्ण साधन हैं। इसलिए अनुवाद एकमात्र सशक्त उपकरण और साधन के रूप में ज्ञान, विज्ञान और आधुनिकता को आत्मसात करने के लिए सटीक और सार्थक दिखाई देता है। अनेक विषयों के अनुशासनों के विशेषज्ञ अब यह अनुभव करने लगे हैं
कि वे विषय के ज्ञाता हैं और वह विषय उन्हें विरासत में मिला है अंग्रेजी के माध्यम से। इसलिए हिंदी या भारतीय भाषाओं में उस विषय को उतारना, उसका अंतरण करना, उसके लिए हिंदी शब्द खोजना उन्हें कठिन, दुष्कर या असंभव प्रतीत होता रहा। जबकि दूसरी तरफ उनकी यह प्रबल इच्छा उन्हें बार बार प्रेरित और प्रोत्साहित भी करती रही कि उनकी पुस्तक या शोध सामग्री केवल अंग्रेजी के पाठकों तक सीमित न रहे, उस सामग्री का उसकी आत्मा का विस्तार हो। अनुवाद के माध्यम से करोड़ों देशवासी तथा विश्ववासी इन्हें ऐसी रचनाओं को जो कालजयी हैं, ऐसी रचनाओं को जो अविस्मरणीय हैं, ऐसे नाटक और सिनेमा को जो चिरस्मरणीय हैं, उनको पढ़ने की प्रेरणा अनुवाद से और अनुदित रचनाओं से मिलती है। इस लेखक की आकांक्षा की पूर्ति का उत्तर भी अनुवाद है, क्योंकि हर लेखक को लगता है कि दूसरी भाषा के लोग भी उसे पढ़ें, उसके कथ्य को समझें, आत्मसात करें। अनुवाद नए नए शब्दों के निर्माण का, नई नई अवधारणाओं के संधान का कार्य भी करता है। भावों के अंतरण और उसकी अभिव्यक्ति के पुनर्सृजन का कार्य भी वही करता है। यही नहीं, अनुकरण सिद्धांत पर सगंभीरता यानी गंभीरता के साथ दृष्टि डालें तो विचार कर सकते हैं कि जीवन तथा जीवन का हर कार्यकलाप अब अनुवाद ही है। मौलिक साहित्य सृजन की मूलभूत प्रेरणा भी अनुवाद है। जन सामान्य के लिए, देश और विदेश के लिए संप्रेषण, संवाद और संवेदनाओं के धरातल का निर्माण करने के लिए भी अनुवाद ही महत्वपूर्ण विधा बन गया है। इसलिए मित्रों, तुलनात्मक साहित्य के लिए, समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए, ऐतिहासिक सांस्कृतिक कृतियों के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए अनुवाद एक उपयोगी और आवश्यक विधा बन गया। अब तो ऐसी रचनाओं का डिजिटलाइजेशन करके और भिन्न भिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद करके उन्हें परिरक्षित करने की योजनाएं भी बन रही हैं। विश्व के समस्त विकसित देशों के मूल में अनुवाद की भूमिका अत्यंत रचनात्मक और सराहनीय रही ही है। अतः विकासशील देशों के लिए तो यह प्रेरणा का स्रोत बन गया और लक्ष्य प्राप्ति का मूल मंत्र भी। विश्व के अनेक देश ऐसे ही जहां नवीन तथा मौलिक रचनाओं और राष्ट्रोपयोगी लिखित सामग्री का 10-15 दिन में, 20 दिन में अनुवाद हो जाता है और प्रकाशित होकर पाठक समुदाय तक पहुंच भी जाता है। विश्व के समस्त विकसित देशों के मूल में अनुवाद की भूमिका इसीलिए सराहनीय बन गई है। कह सकते हैं कि विश्व के अनेक देश अब मौलिक रचनाओं और राष्ट्रोपयोगी लिखित सामग्री का अनुवाद करने में अपनी अभिरुचि को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग के संबंध में एक जागरण आया है। अब भाषा केवल धूप दीप से या सरस्वती वंदना से उपकृत नहीं होगी। भाषा प्रयोग से, व्यवहार में लाने से और उसका अनुवाद करके उसे अन्य भाषा भाषियों को उपकृत करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गई है। सरकारी, गैर सरकारी, संस्थागत अनेक स्तरों पर देश भर में अनुवाद की स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम अब चलाए जा रहे हैं। अनुवाद में MA, MPhil, PhD जैसी उपाधियां, यहाँ तक कि अनुवाद में और अनुदित सामग्री पर PhD की उपाधियां भी अब दी जा रही हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अब अनुवाद को इतना महत्व देना चाहता है और भारत सरकार अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह भी चाहती है कि हम देश में अनुवाद के विश्वविद्यालय भी स्थापित करें। यदि 1-2 अनुवाद के विश्वविद्यालय जो केवल और केवल अनुवाद का कार्य करेंगे, कराएंगे और प्रामाणिक अनुवाद प्राधिकरण की भूमिका भी निभाएंगे, तो इस देश का और हमारी भाषाओं और भाषाओं की विरासत का उपकार हो सकेगा। इसलिए मित्रों, हर राज्य में, ये तो बहुत सारे राज्यों का देश है, एक अनुवाद की अकादमी बने, अनुवाद के संग्रहालय, पुस्तकालय बने और हम निश्चित रूप से ऐसा करने पर बहुत तेज़ी से विकसित हो पाएंगे। BA, MA के पाठ्यक्रमों में अनुवाद विषय के रूप में उसे समाहित किया जाने लगा है। व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से, अस्मिता की पहचान की दृष्टि से हम देख सकते हैं
कि अनुवाद कला निश्चित रूप से बहुमुखी प्रतिभाओं को उद्घाटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अनुवाद कार्य का मानदेय अब सम्मानजनक हो गया है। एक ज़माने में जब कोई फ्रीलांस ट्रांसलेटर अनुवाद करता था तो उसे बहुत कम सामग्री और कम पैसे में अनुवाद करने को दिया जाता था। तो हम जानते हैं कि मानव स्वभाव है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, इसलिए अनुवाद में पैसा कम, समय कम, इस कसौटी पर जो प्रयोग किए गए उसने अर्थ का अनर्थ भी किया। इसलिए आज जो अनुवाद करने का ऑनरेरियम या मानदेय है वो सम्मानजनक किया जा रहा है। स्वांतः सुखाय किए गए अनुवाद कार्य भी अब प्रासंगिक हो गए। परहिताय, जनहिताय, सर्वहिताय और सर्वजन सुखाय जब हम अनुवाद की भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं तो वह एक दुधारू गाय की तरह हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। अनुवादक यदि शब्द संकल्प से तथा पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से अनुवाद कार्य को करता है तो देश विदेश की सैकड़ों संस्थाएं ऐसे आदर्श और मानक अनुवादकों को आजीवन अनुवाद कार्य देने के लिए तैयार बैठी हैं। वास्तव में अनुवाद जिज्ञासाओं को शांत करने वाली विधा है, अतृप्त को तृप्ति और प्यासे को जल प्रदान करने वाली विधा है। न होने से कुछ होना कहीं बेहतर है, इस सिद्धांत पर हम रचनाओं का अनुवाद करते हैं और उसे एक मूल मंत्र मानकर आत्मसात करते हैं। अनुवाद एक शास्त्र भी है। शास्त्र में अनुशासन अत्यंत आवश्यक होता है और अनुवाद कार्य में भी अनुवादक को अनुशासित होकर ही अनुवाद की ओर बढ़ना पड़ता है। मित्रों, अनुवाद जिज्ञासाओं को तृप्त करता है, शांत करता है, अतृप्त को तृप्ति प्रदान करते हुए वह न होने से कुछ होना अच्छा, इस सिद्धांत पर भी काम करता है। अनुवाद शास्त्र की दृष्टि से, विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, इन सभी दृष्टियों से वह एक व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण जीवन का परिचायक बन गया है। अनुवाद जिसमें अनेक दरवाजे, अनेक खिड़कियां, अनेक रोशनदान हैं और विश्व का चौमुखी या बहुमुखी ज्ञान, प्रकाश, आलोक, स्वच्छ वायु, वो सब इन दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों से जीवन में, समाज के जीवन में प्रवेश कर पाते हैं। अनुवाद वस्तुतः जीवन को पूर्णता देने वाली परिपूर्ण विधा भी है। किसी भी क्षेत्र में हो रहे किसी भी कार्य से जुड़े नौकरी, व्यवसाय, इन सब क्षेत्रों में अनुवाद आनंद भी प्रदान करता है और ज्ञान भी प्रदान करता है। इसीलिए जब जैसी मानसिकता हो, जैसा मन हो, जैसी रुचि हो, वैसी ही पुस्तक, वैसे ही लेखक और वैसी ही विधा को आज अनुवाद के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। हर ना को हाँ में तथा संभावना को निश्चितता में बदल देने का काम अनुवादक करता है। आज अनुवाद वास्तव में जीवन के युद्ध को जीतने का मूल मंत्र भी बन गया है, आत्मविश्वास प्रदान करने वाला शुद्ध संकल्प भी बन गया है, अपने को अद्यतन और अधुनातन बनाने का यह स्वप्न है जो अनुवाद के माध्यम से हम पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए निष्ठा, समर्पण इसके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आज अनुवाद वास्तव में जीवन के युद्ध को जीतने का मंत्र तो बना ही, आत्मविश्वास प्रदान करने वाला एक शुद्ध निष्पाप संकल्प भी बन गया। अपने को अद्यतन और अधुनातन बनाने का यह स्वप्न है अनुवाद, जिसे आप निष्ठा और समर्पण से साकार कर सकते हैं। अनुवाद भी परोपकार का, परहित का, राष्ट्रहित का, सर्वहित का, सर्वजन हिताय ऐसा कल्याणकारी कार्य करता है। इसलिए सुपात्र ही अनुवाद कर सकते हैं। अनुवाद के अधिकारी सभी नहीं होते। मौलिक सृजन करना सरल है, पर अनुवाद करना चुनौती भरा कठिन कार्य है
और जो लोग इस कार्य को करते हैं वो भाषा सेवी, भाषा साधक कहलाते हैं। अनुवादक की एक जवाबदेही होती है, लेखक की बिल्कुल नहीं होती, किंतु दूसरे के गर्भ को धारण करने की यह क्रिया वास्तव में कठिन है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की क्रिया है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।